Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our 7th lecture of Module 4 of Material Testing and Construction Practices, that is KCE 401. So in this lecture we are going to just cover remaining parts of roof covering materials and roof classification. So in previous lecture we have discussed about roof classification and certain roof covering materials. So in continuation with our lecture 6, so हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो हमारा रूफ कवरिंग मटेरियल्स पे था वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी आपके रूफ कवरिंग से, जो कि आपका थैच कवरिंग था, वुड सिंगल्स था एंड टाइल्स था। ये तीन आपके कवरिंग मटेरियल्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सो नेक्स्ट जो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स, इटरनाइट स्लेट्स, गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन्स एंड लाइट वेट रूफिंग। सो ये चार पोर्शंस जस्ट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग विद आवर एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स, तो बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जो हमारी ये सीट्स हैं बेसिकली किसकी बनी होती हैं। यहाँ पे आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेंगे, एक तो आपको एस्बेस्टस फाइबर देखने को मिलेगा और दूसरा आपको पोर्टलैंड सीमेंट देखने को मिलेगा। ये जो हमारी सीट्स हैं बेसिकली कहाँ पे कॉमनली यूज़ की जाती हैं, तो देखने को ये मिलता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं और जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में जो सेट्स हैं, आपके सिनेमा हाउसेस हैं, ऑडिटोरियम हैं, कब और जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे इन सीट्स का कॉमन वे में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। बिकॉज दे आर चीप, एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स आर चीप, लाइट इन वेट, दे आर ऑल्सो टफ, ड्यूरेबल, वाटर टाइट एंड फायर रजिस्टिंग property they offer, as well as they resist vermin resistance. okay, so इसके साथ एक और एडवांटेज देखने को मिलता है कि जस्ट अगर हम इससे पहले की जो सीट्स हैं या इससे पहले के जो कवरिंग मटेरियल्स हैं जैसा कि टाइल्स है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो देखने को ये मिलता है कि जो टाइल्स की साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होती हैं। सो अगर हमारे पास जो टाइल्स हैं, जो यूनिट्स हैं वो स्मॉलर इन साइज हैं, तो हमें एक एरिया कवर करने के लिए मल्टीपल नंबर्स ऑफ आपको छोटे छोटे पीसेस को अरेंज करना पड़ेगा अगर एक पोर्शन ये है। और उसी जगह पे अगर हम एसी सीट्स यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लेस नंबर ऑफ सीट्स लगेंगी, और लेस नंबर ऑफ सीट्स लग रही हैं इट मीन्स जो हमारा सपोर्ट अरेंजमेंट होगा वो आपका चीपर हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ पे जो सपोर्ट्स प्रोवाइड करने होंगे वो आपको लेस इन नंबर करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जो बिगेस्ट एडवांटेज देखने को मिलता है, दे आर बिगर यूनिट्स, हैंस द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ऑल्सो चीपर, ईजियर एंड लाइटर, क्योंकि जो हमारे सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से आप देख सकते हो कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और दे आर ऑल्सो इन लाइटर इन वेट। इसके साथ देखने को ये मिलता है कि जो हमारी सीट्स हैं इसे पेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स जो हमारा पर्पस है पेंट करने का वो ये है कि उसे क्या कर सके, उसे हम ड्यूरेबल बना सके। जो बाहर से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट कर रहे होंगे उसको उसके अगेंस्ट रजिस्टेंस ऑफर कर सके। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नीड नहीं है। मीन्स दीज सीट्स डजंट रिक्वायर्ड एनी प्रोटेक्टिव पेंट्स एंड नो एलोबरेट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ना तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और ना तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्टिव पेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी ये सीट्स हैं दे आर लार्जर इन साइज, दे आर बिगर इन साइज। तो जब बिगर इन साइज है तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ एसी सीट्स, ये भी आपका काफ़ी फास्ट होता है ना, तो ये फास्ट देखने को मिलता है। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोगों ने देखा था, एक आपका एस्बेस्टस फाइबर था और दूसरा आपका पोर्टलैंड सीमेंट था। तो एस्बेस्टस फाइबर का जो अमाउंट होता है इट इज़ अबाउट 15% एंड रिमेनिंग परसेंट आपका क्या हो जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। इंडिया में जो हमारे एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स हैं बेसिकली ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। एक तो आपका एवरेस्ट बिग 6 कोरुगेटेड एसी सीट्स है, दूसरा एवरेस्ट स्टैंडर्ड कोरुगेटेड एसी सीट्स है एंड थर्ड वन इज एवरेस्ट ट्रैफोर्ड एसी टाइल्स। तो ये तीन डिफरेंट फॉर्म में आपको सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगी अपनी कंट्री में। ओके, और ये एक स्केच है जिससे कि आप देख सकते हो कि किस तरीके की ये सीट्स होती हैं और ये किस तरीके से आपकी फर्दर यूज़ की जा रही हैं अगर बिल्डिंग्स में बात करें तो। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन कोरुगेटेड सीट्स। तो ये आपको थोड़ा बहुत सिमिलर दिख रहा होगा अगर हम बात करें इनके पैटर्न्स का, जैसा पैटर्न आपके एसी सीट्स का कुछ वैसा मिलता जुलता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ योर आयरन। यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है वो आयरन यूज़ किया जा रहा है। मीन्स जो ये सीट्स बनी हुई हैं वो किसकी है, आपकी आयरन्स की है। तो जाहिर सी बात है अगर हम इन्हें कंपेयर करें, एक आपका ऐसा मटेरियल है जो कि आपका एस्बेस्टस फाइबर का और पोर्टलैंड सीमेंट के मिक्स करने के बाद बनाया गया है और दूसरा मटेरियल आपका आयरन का है।
तो ऑब्वियस है कि जो आपकी सीड्स मिलेंगी वो आयरन वाली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। सो GI सीड्स आर स्ट्रॉन्गर देन AC सीड्स, ये आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती। और देखने को ये मिलता है कि जब हम बात करते हैं इन्हें कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, तो जो स्लोप होना चाहिए वो आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, मीन्स दैट शुड नॉट बी फ्लैटर देन 1:4। ओके, तो इससे ज़्यादा के ही स्लोप्स के लिए हम क्या करेंगे, GI सीड्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ये देखने को मिलता है कि जो कोरिगेशंस हैं, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ये एकदम प्लेन सीड्स नहीं है, ये कोरिगेटेड दिख रहे हैं आपको ना। ओके, तो ये जो कोरिगेटेड्स हैं, कोरिगेशंस हैं, दे आर रनिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। और इससे क्या होता है, देखने को ये मिलता है कि जो कोरिगेशंस हैं ये आपकी स्ट्रेंथ को भी ऐड करती हैं, मीन्स कोरिगेशंस की वजह से हमें एडिशनल स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक टर्म और यूज़ किया जाता है, दैट इज गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है आयरन है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ रस्टिंग। सो उस रस्टिंग के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं किसकी, जिंक की। सो दीज सीड्स आर गैल्वेनाइज्ड विद जिंक, और इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीड्स बोल रहे हैं। कोरिगेशंस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कोरिगेटेड सीड्स। ओके, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब आपने कोटिंग दे दी तो ये आपके जो भी बाहर के एटमॉस्फेयर से जो एक्सपोज्ड है, तो उस केस में ये क्या करेंगे, रस्टिंग को रजिस्ट कर सकेंगे और ये अपने आप को रस्टिंग से बचा सकेंगे। इन्हें फिक्स कैसे करते हैं, जैसे हम अपने एस्बेस्टस सीड सीमेंट को फिक्स करते थे उसी सेम सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे फिक्स करते हैं। और हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब इनको फिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट ये पॉइंट ये है कि अब जाहिर सी बात है, जब हम इन्हें प्लेस करेंगे तो कुछ पोर्शन आपका साइड ओवरलैप होना चाहिए, कि जब एक सीट के बगल में दूसरी सीट रख रहे हैं तो साइड में कितना ओवरलैप होना चाहिए ये भी देखना जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारी एंड्स हैं, अब जाहिर सी बात है कंटिन्यूएशन में दूसरी सीट जब यहाँ पे आएगी तो उसे कितना ओवरलैप करना चाहिए। तो जो हमारा एंड लैप है, बेसिकली जो हमारा एंड लैप है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। मीन्स पहली सीट के ऊपर जब हम दूसरी सीट प्लेस करेंगे तो कम से कम आपका 15 सेंटीमीटर का लैप होना चाहिए। इसके साथ अगर हम ये बात करें साइड लैप कितना होना चाहिए, तो साइड लैप इन द टर्म्स ऑफ हम ये बोल रहे हैं कितने नंबर ऑफ कोरिगेशंस कवर हो रहे हैं। तो देखने को ये मिलता है कि कम से कम आपका 1.5 से लेके 2, मीन्स आपका 1.5 to 2 कोरिगेशंस का ओवरलैप होना चाहिए जब हम साइड्स की बात करेंगे। ओके, इसके बाद जब इन्हें प्लेस कर ले रहे हैं तो फिर इन्हें फिक्स कैसे करेंगे, उसे फिक्स करने के लिए क्या करना होता है कि हम इन जो सीट्स में हैं इसमें क्या करते हैं, होल क्रिएट करते हैं। मीन्स द होल्स आर आइदर ड्रिल्ड और पंच्ड, या तो हम ड्रिल कर सकते हैं या तो उसमें पंच करके होल क्रिएट करेंगे। होल क्रिएट करने के बाद अब इस सीड्स को जो पर्लिन हमने, जो जाहिर सी बात है हमने एक सपोर्ट दिया होगा, मीन्स एक ट्रस बनाया होगा जिसपे हम ये सीड्स प्लेस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ हुक बोल्ट हम क्या करेंगे उसको टाइट कर देंगे। जो अभी हम लोगों ने पंच किया है, होल्स क्रिएट किया है, सो उस होल्स को क्या करेंगे पर्लिन से बाय द मीन्स ऑफ GI हुक बोल्ट्स, स्क्रू एंड नेल्स हम क्या करेंगे उन्हें टाइट कर देंगे। और साथ में जाहिर सी बात है जब उन्हें हम टाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम वॉशर्स भी यूज़ कर लेते हैं। वॉशर्स ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि फर्दर अगर मान लीजिए कभी रेन हो रहा है तो उस वॉशर्स में आपका एक पतली सी वॉशर होती है चारकोल की, बिटमिन की, तो ये क्या करेगा, जब जाहिर सी बात है कि जब बारिश होगी तो ड्यूरिंग समर ये आपका जो भी बिटमिन है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद आपके जो वॉइड जो आपने होल क्रिएट किया उसमें फिल हो जाता है, और फर्दर जब भी आपका रेन से एक्सपोज होगा तो देखने को ये मिलता है कि आपका वाटर जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और जो भी होल्स किए जाते हैं वो आपके इस वाले पोर्शन पे किए जाते हैं। मीन्स आपका जो आप देख सकते हो इसमें एक आपका रिज बन रहा है और एक आपकी वैली बन रही है, तो ये जो वैली वाला एंड है यहाँ पे नहीं देते हैं हम, जो ये रिजेस हैं जो थोड़ा सा आपको उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है हम वहाँ पे ही होल क्रिएट करके इन वॉशेस को फिक्स करते हैं। और जो सीड्स हैं दे शुड बी फिक्स टू ईव्स बाय मीन्स ऑफ, अगर हमें इन्हें ईव्स पे फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे फ्लैट आयरन वाइन टाइस यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी स्लेट रूफ्स। अब स्लेट रूफ या स्लेट रूफिंग है क्या, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है दैट इज़ योर स्लेट। मीन्स अभी तक हम लोगों ने क्या किया, तो पुराने दो कवरिंग मटेरियल्स में देखें तो हम लोगों ने एक में एस्बेस्टस सीट्स यूज़ कर लिया है, नेक्स्ट में जो आपने यूज़ किया है दैट इज़ योर कोरिगेटेड या आप बोल सकते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन कोरिगेटेड सीट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब स्लेट्स हैं क्या, बेसिक जो फर्स्ट मन में सवाल ये उठता है कि स्लेट्स क्या है, तो बेसिकली स्लेट्स इज हार्ड फाइन ग्रेड सेडिमेंट्री अर्जिलिशियस क्ले स्टोन्स। सो बेसिकली दे आर स्टोन्स, और ये हार्ड फाइन ग्रेड, और ये किसके पार्ट है आप देख सकते हो कि ये सेडिमेंट्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट है। ओके, कैसे बनाए जाते हैं या कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो बेसिकली हम इन्हें या तो ओपन क्वेरीज या तो माइन से ऑब्टेन कर लेंगे, और जब ऑब्टेन करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स मिल रहे
ये हमें ब्लॉक्स के फॉर्म में मिलेंगे। बट आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि क्या ये आपको ब्लॉक्स के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, ये आपका फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज में आपको स्लेट्स ऐसे दिखेंगे, लेकिन इनिशियली जब उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो हमें ब्लॉक्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। फर्दर हम उन्हें ब्लॉक्स के फॉर्म में ब्लॉक से कन्वर्ट कर लेंगे छोटे से सेक्शंस में। सेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम उन्हें स्लैब्स में कन्वर्ट कर रहे हो। स्लैब्स में कन्वर्ट करने के बाद देन आप उन्हें स्लेट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सो विद द हेल्प ऑफ डायमंड और सर्कुलर सॉ हर ब्लॉक्स को क्या करते हैं हम लोग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जो सेक्शंस होते हैं वो जनरली आपके 450 टू 600 mm वाइड होते हैं और इनकी जो थिकनेस होती है वो अप टू 360 mm होती है। सो ये हमने क्या किया, जो आपके ब्लॉक्स थे उनको हमने सेक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। फर्दर जो आपके ब्लॉक्स हैं या आपके जो सेक्शंस हैं उनको क्या करना है, उनको रिड्यूस करना है। मीन्स अब हमने जो डायमंड और सर्कुलर सॉ से कन्वर्जन किया है, जो वो ऑब्टेन हुआ है, उसे क्या करेंगे, अब उसे हम कन्वर्ट करेंगे स्लैब्स में। स्लैब में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि हमने उनकी थिकनेस रिड्यूस करनी है। तो जब थिकनेस रिड्यूस करने की बात हो रही है कि जो अब हमारे स्लैब की थिकनेस है वो 15 टू 30 mm थिकनेस है। अब उनकी थिकनेस आपकी 15 टू 30 mm तक पहुंच चुकी है। फर्दर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे स्लैब्स हैं इनको और डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके स्लेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, थीन लैमिनेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इसी जो आप देख रहे हो जो स्लेट्स मिल रहा है, इन्हीं को क्या करेंगे हम यूज़ करते हैं जब हम रूफ कवरिंग में इनको प्रोवाइड करेंगे। और इन स्लेट्स की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो आपको 4 टू 8 mm देखने को मिलता है। और फाइनली हम बात करें कि जो हमने स्लेट ऑब्टेन किया उसका डायमेंशन कितना है, तो देखने को मिलता है कि जो साइज ऑफ स्लेट्स होगी वो आपकी 600 mm क्रॉस 300 mm से लेके 400 mm क्रॉस 200 mm तक हो सकती है। ये उसकी लेंथ और विड्थ है। थिकनेस कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इन रेंज ऑफ 4 टू 8 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्लेट्स ऑब्टेन करते हैं और स्लेट्स को फर्दर हम यहाँ पे अपने जो भी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किया है, जो भी हम सपोर्ट अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है, वहाँ पे इसे प्लेस कर लेते हैं। हिली एरियाज़ में बात करें तो जनरली जब हम इंसुलेट रूफिंग की बात करते हैं तो इस स्लेट्स के साथ साथ हमको बिटुमिन भी यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली जो हमारी स्लेट रूफिंग होती है वो कंसिस्ट करती है बिटुमिनस स्लेट्स, और इस बिटुमिनस स्लेट्स को हम लोग इटरनेट बोलते हैं। दैट बिटुमिनस स्लेट इज नोन एज इटरनेट। और ये जनरली किस कलर में देखे जाते हैं, तो बेसिकली ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। एक तो आपके ग्रे कलर में, दूसरे ब्लैक और तीसरे आपके रेड कलर्स में। और नेक्स्ट जाहिर सी बात है, जैसा हम लोगों ने देखा था कि जब हम सीट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन नहीं हो, वहाँ पे ओवरलैपिंग्स थी। तो जब हम इन स्लेट्स को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। जस्ट अगर थोड़ा सा इस पिक्चर पे हम ध्यान दें तो ये लेयर इससे नीचे है, ये वाली लेयर आपकी उससे ऊपर है, ये आपकी उससे ऊपर। मीन्स अगर हम देखें तो अल्टरनेट लेयर एक सिंगल आप बोल सकते हो कि लाइन में नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। तो इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन या जो भी डिफरेंस देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है, वो इस पर्पस से देखा जा रहा है कि जो डिफरेंट कोर्सेस हैं उनके बीच में ओवरलैप हो। यहाँ पे कुछ पोर्शन आपका ओवरलैप हुआ होगा। तो ओवरलैप कैसे कराते हैं, तो ओवरलैप कराने के लिए जो हमारी स्लेट्स हैं उनका जो नीचे वाला कोर्स होगा उन्हें हम नीचे रखेंगे। मीन्स ये आपका कोर्स ऊपर, उसके नीचे आपका दूसरा वाला कोर्स होगा। और जब दूसरा वाला कोर्स होगा तो देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ पोर्शन हम आसानी से क्या करा सकते हैं, लैप करा सकते हैं। और ये जो अमाउंट ऑफ लैप है वो डिपेंड करता है कि आपका पिच कितना है और वहाँ का एक्सपोजर कितना है। सो इस पर ये लैप्स आपके डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी लाइट वेट रूफिंग। अब लाइट वेट रूफिंग ये मटेरियल या आपके ये कवरिंग मटेरियल क्यों एग्जिस्टेंस में है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब हम बात करें, आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाइए तो जो वहाँ पे रूफ्स होते हैं या जो आपके बेसिक हम वो बोलें जो सपोर्ट्स हैं, उनके बीच की स्पैन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब स्पैन काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो कवरिंग मटेरियल है वो आपका हैवियर होगा तो हमें जो ट्रस बनाना पड़ेगा वो कैसा बनाना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मीन्स वो इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। तो हम इकोनॉमिकल कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिकल करने के लिए है कि जो भी आपके ट्रसेस हैं, जो भी आपका रूफ सपोर्टिंग अरेंजमेंट है, हम उसको क्या कर सकें, उसको किसी तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। मीन्स उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो ऊपर उसके वेट आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर सके। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लाइट वेट रूफिंग देख रहे हैं। सो वेट रिड्यूस होगा, और वेट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग है हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको इकोनोमाइज कर सकते हैं। मीन्स उनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो कन्वेंशनल रूफिंग मटेरियल्स हैं वो आपकी टाइल्स हैं और स्लेट्स हैं। टाइल्स हैं, स्लेट्स हैं, ये कैसे हैं, ये आपके हैवियर हैं। हैवियर हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपका हैवी मटेरियल है उससे
कहीं पे प्लेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सपोर्ट होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मीन्स जाहिर सी बात है उसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सो इसको हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग लाइट वेट रूफिंग से। और जो हमारे लाइट वेट रूफिंग मटेरियल्स हैं वो बेसिकली दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। वो तो या सीटिंग के फॉर्म में यूज़ किया सकते हैं या तो डेकिंग के फॉर्म में यूज़ किया सकते हैं। जब हम सीटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम सीट्स देखने को मिलता है और एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स देखने को मिलता है। डेकिंग की बात करेंगे तो आपको वुड वूल देखने को मिलेगा, स्ट्रॉ बोर्ड देखने को मिलेगा और थर्ड आपका एल्यूमिनियम एलॉय एंड स्टील डेकिंग है। सो यहाँ पे आपको दो और फर्दर थर्ड डेकिंग वाले में आपको 3 डिफरेंट रूफिंग मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है कि सीटिंग को कहाँ यूज़ करेंगे और डेकिंग को कहाँ यूज़ करेंगे। तो जब हम सीटिंग की बात करते हैं तो सीटिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ का आपका रूफ कैसा हो, स्लोपिंग हो, और डेकिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बेसिक रूफ आपके फ्लैट हो और चाहे तो स्लोपिंग हो। मीन सीटिंग को हम लोग यूज़ करेंगे इन केस ऑफ स्लोपिंग रूफ, वाइल डेकिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ ऑफ द केसेस, मीन्स फ्लैट रूफ एज वेल एज स्लोपिंग रूफ के केस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि एल्यूमिनियम जो सीट्स है या एल्यूमिनियम रूफिंग है या जो आपके वुड वूल है या स्ट्रॉ बोर्ड्स, इन्हें ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो जो हमारा एल्यूमिनियम रूफिंग सीट है बेसिकली ये क्या कंसिस्ट करता है, दैट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। अब एल्यूमिनियम एलॉय के ये आपके बेसिक रूफिंग्स होती हैं जिसमें आपका स्मॉल परसेंटेज ऑफ मैग्नीज प्रेजेंट होता है। क्यों मैग्नीज हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये मैग्नीज आपके स्ट्रेंथ ऑफर करते हैं। मीन्स एडिशनल स्ट्रेंथ आप मैग्नीज उसमें इनकॉर्पोरेट करा के ऑब्टेन कर सकते हो। और ये वाली जो रूफिंग है बेसिकली अगर हम सबको कंपेयर करें तो दैट वन इज़ द लाइटेस्ट रूफिंग। मीन्स सब रूफ को कंपेयर करते हुए हमें ये देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम सीट्स की जब रूफ बनाते हैं तो ये आपके सबसे लाइट होते हैं, दैट इज़ द लाइटेस्ट वन। अब नेक्स्ट आता है बात करें आपकी एस्बेस्टस सीमेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो वुड वूल की बात करें तो बेसिकली वुड वूल कैसे बनाए जाते हैं, तो बेसिकली दे आर मेड फ्रॉम वुड फाइबर्स इंटरवोवन टुगेदर। हम क्या करते हैं उन्हें आपस में जस्ट इंटरवोवन कर देते हैं जिससे फाइनली हम क्या करेंगे, एक आपको एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और उस क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं फर्दर हम बाइंड करने के लिए सीमेंट यूज़ कर लेते हैं। और सीमेंट यूज़ करने के बाद उसे अंडर प्रेशर जब बाउंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली एक सीट मिल जाएगी जिसको कि हम रूफ कवरिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो थिकनेस है वो वैरी करती है फ्रॉम 12 mm टू 100 mm इनकी जो थिकनेस है। जब साइजेस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.6 मीटर विड्थ से लेके इनकी जो विड्थ है वो 0.6 मीटर हो सकती है और जो इनकी लेंथ हो सकती है वो आपकी 3.9 से ले 3.9 मीटर लेंथ तक देखने को मिल सकती है। सो ये आपकी इनकी विड्थ और इनकी लेंथ हो गई। इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि जो भी आपका रूफ बन रहा हो वो कैसा हो, वो आपके टेम्परेचर को इंसुलेट कर सके, बाहर के साउंड को इंसुलेट कर सके। तो जो आपके ये वुड वूल रूफ है ये आपके गुड साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं और थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को ऑफर करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें 2 एडवांटेजेस और देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉ बोर्ड डेकिंग। तो बेसिकली स्ट्रॉ बोर्ड डेकिंग क्या होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं आपके कंप्रेस्ड स्ट्रॉज विथ थिक वाटर प्रूफ पेपर कवरिंग। मीन्स आपके कंप्रेस्ड स्ट्रॉज होते हैं और उसके ऊपर बेसिकली वाटर प्रूफ पेपर की कवरिंग होती है जिससे कि वाटर जो है वो पेनिट्रेट ना कर सके। मीन्स अगर उस साइड से आपके जस्ट आप अगर कंपेयर करें कि वन साइड से दूसरे साइड तक ना पहुंच सके और अगर अंदर पेनिट्रेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये आपके स्ट्रॉ के बने हैं तो इनका डिके हो सकता है, तो वहाँ पर वाटर का पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। जो इनकी थिकनेस है दैट शुड बी 50 mm, विड्थ शुड बी 1.2 मीटर एंड जो लेंथ आपको देखने को मिलती है वो 1.8 से लेकर 3.6 मीटर तक देखने को मिलती है। और जब रूफ इनको हम प्रोवाइड करेंगे तो जो सपोर्ट्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होनी चाहिए दैट शुड बी 600 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम एलॉय और स्टील। एल्यूमिनियम एलॉय और स्टील कैन बी प्रेस्ड टू फॉर्म क्या करते हैं ट्रफ्ड रूफ डेकिंग विद थिकनेस। जो थिकनेस होगी इनकी 0.7 mm से लेके 1.2 mm तक होगी और जो डेप्थ होगी जो कि कोरिगेशंस इसमें बन रहे होंगे वो वैरी करते हैं 25 से लेके 85 mm तक। और जो इनकी विड्थ होनी चाहिए दैट शुड वैरिंग फ्रॉम 450 टू 900 mm एंड लेंथ शुड बी अप टू 10 मीटर। मीन्स आपका लेंथ आपका 10 मीटर तक हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूफ कवरिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि जब हम लोगों ने बात कर ली कवरिंग मटेरियल्स को लेकर तो इसके लिए हमें ट्रस अरेंजमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन रूफ का पढ़ना था दैट इज योर ट्रस्ट रूफ। सो ट्रस्ट रूफ यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब आपके स्पैन बेसिकली जो हमारे रूफ हैं उनके स्पैन
कितने हो जाए, आपके 5 मीटर से ज़्यादा हो जाए, मीन्स जो सपोर्ट्स हैं उन सपोर्ट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर से ज़्यादा हो, सो उस केस में क्या करते हैं, हम ट्रस ड्रूप को प्रिफर करते हैं। और जाहिर सी बात है उस स्पैन के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या देखने को मिले कि अंदर से कोई सपोर्ट ना हो, मीन्स जो हम पर्लिन वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं जिस पे कि आप अपने रूफ कवरिंग मटेरियल को प्लेस करने वाले हो, उसको भी सपोर्ट ना मिल रहा हो, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ट्रस ड्रूप प्रोवाइड करते हैं। जो आपके ट्रस ड्रूप हैं दे कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, और वो 3 एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट आपको देखता है रैफ्टर। अब रैफ्टर का काम क्या होता है, जाहिर सी बात है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा आपके रूफ कवरिंग मटेरियल जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा वो रैफ्टर के आएगा, तो जाहिर सी बात है रैफ्टर का काम क्या होगा, टू सपोर्ट द रूफिंग मटेरियल, जो रूफिंग मटेरियल है उनको सपोर्ट करना। अब अगर वहाँ पे रैफ्टर है तो रैफ्टर को कौन सपोर्ट करेगा, सो रैफ्टर को सपोर्ट करने के लिए पर्लिन प्रोवाइड किया जाता है। सो पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड एज ए इंटरमीडिएट सपोर्ट टू रैफ्टर, सो रैफ्टर को ये सपोर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट अब पर्लिन है, पर्लिन को कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, सो पर्लिन के लिए क्या करते हैं, तो देखा ही जाता है ट्रसेस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंड्स ऑफ पर्लिन। तो 3 एलिमेंट्स हो गए, पहला एलिमेंट रफ्टर, दूसरा एलिमेंट पर्लिन और तीसरा एलिमेंट आपके ट्रसेस हैं, जो कि कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो आपको एक स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिले जो कि आपके रूफ के कवरिंग मटेरियल्स को कवर कर सके। इसके साथ साथ कभी ये देखा जाता है कि अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, जब रिजेस क्रिएट होते हैं तो उस रिजेस को स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे रिज बीम भी प्रोवाइड करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज योर किंग पोस्ट ट्रस। सो किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है, देखने को ये मिलता है कि इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपको यहाँ पे लोअर टाई बीम देखने को मिलेगा, ये आपका लोअर टाई बीम है। इसके बाद आपको 2 इंक्लाइंड प्रिंसिपल रैफ्टर्स देखने को मिलेंगे, ये आपका प्रिंसिपल रैफ्टर, 2 इंक्लाइंड आपके प्रिंसिपल रैफ्टर्स हो गए, 2 स्ट्रट्स होंगे। अब ये आपके जो इंक्लाइंड सपोर्ट्स दिख रहे हैं वो आपके 2 स्ट्रट्स हो गए, और इसके साथ साथ आपको एक किंग पोस्ट देखने को मिलेगा जो कि आपका ये पोर्शन है, किंग पोस्ट है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको आप बोल सकते हो दैट इज योर किंग पोस्ट रैफ्ट। अब जो हमारा प्रिंसिपल रैफ्टर है, अगर हम यहाँ पे देखें जो प्रिंसिपल रैफ्टर है, प्रिंसिपल रैफ्टर किसको सपोर्ट कर रहा है, प्रिंसिपल रैफ्टर आपके पर्लिन को सपोर्ट कर रहा है, और पर्लिन जो प्रोवाइड किया गया वो किसे सपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे आपको एक कॉमन रैफ्टर दिख रहा होगा। सो कॉमन रैफ्टर को सपोर्ट जो कर रहा है दैट इज योर पर्लिन। सो ये, और देन फर्दर उसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि जो आपका कॉमन रैफ्टर है उसके ऊपर आपका क्या है, रूफ कवरिंग मटेरियल है। सो कुछ इस तरीके से ये अरेंज किए जाते हैं। और जब हम इनकी बात करेंगे इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो जो हमारे किंग पोस्ट ट्रस है इनके बीच की स्पेसिंग आपको 3 मीटर देखने को मिलेगी सेंटर टू सेंटर। और किसके लिए सुटेबल होते हैं, तो जो स्पैन होता है दैट इज फ्रॉम 5 to 8 मीटर्स, 5 to 8 मीटर के ये सपोर्ट के लिए जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके बाद जो आपका यहाँ पे लोअर पोर्शन है जिसको कि हम लोग टी बीम बोल रहे थे, ये पोर्शन का क्या काम है, ये पोर्शन बेसिकली रिसीव करता है एंड्स ऑफ प्रिंसिपल रैफ्टर। अगर आप देखें जो प्रिंसिपल रैफ्टर है वो कहाँ पे आके रुक रहा है, तो वो आपके इस टी बीम पे आके रुक रहा है। सो ये टी बीम आपके प्रिंसिपल रैफ्टर को सपोर्ट करते हैं, और साथ में ये प्रिवेंट करते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर हम ये सपोर्ट्स ना देंगे तो ये जो आपके इंक्लाइन मेंबर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है स्प्रेड आउट हो जाएंगे ड्यू टू थ्रस्ट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। जो आपका किंग पोस्ट है, किंग पोस्ट क्या करेगा, जो कि आपके टाई बीम से कनेक्टेड है, ये आपकी सैगिंग को प्रिवेंट करता है। अगर ये सपोर्ट नहीं होगा तो जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये क्या करेगा, नीचे सैग करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे किंग पोस्ट प्रोवाइड कर रखा है। अब स्ट्रट का काम क्या है, जो एक स्ट्रट देख रहे हैं जो कि आपके प्रिंसिपल रैफ्टर और आपके इस टाई बीम से कनेक्टेड है। सो ये क्या करते हैं, ये आपके सैगिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल रैफ्टर को। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे नहीं होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि रूफ कवरिंग मटेरियल अल्टीमेटली सारा लोड किस पे आ रहा है, आपके इस प्रिंसिपल रैफ्टर पे आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा, सैग करने की कोशिश करेगा। सो इस वजह से इससे हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं आपके स्ट्रट से। और फाइन नेक्स्ट ये देखने को मिलता है यहाँ पे जो रिजेस क्रिएट हो रही हैं, सो उस रिजेस को स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिज बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे रिजेस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और बाकी सारा अरेंजमेंट जो इधर है आपके इधर ब्लॉक्स के जो आपके वॉल्स होंगे उससे कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट आपका है क्यून पोस्ट ट्रस। तो बेसिकली क्यून पोस्ट ट्रस में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपके किंग पोस्ट से। यहाँ पे आपको 2 वर्टिकल पोस्ट देखने को मिलेंगे, ये एक पोस्ट इधर है, अगर हम दूसरा कंटिन्यूएशन में जाएंगे तो आपको दूसरा पोस्ट देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे आपको 2 वर्टिकल पोस्ट मिल सकते हैं, जो कि किंग पोस्ट के केस में सिर्फ सिंगल पोस्ट था। इस वर्टिकल पोस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्वीन पोस्ट बोलते हैं।
और इस टॉप को जो है, अगर हम इनकी क्यून पोस्ट की बात करें, इनके टॉप को हम जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस मेंबर से कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम स्ट्रेनिंग बीम बोलते हैं। और इस पूरे अरेंजमेंट के बाद अगर देखें तो आपको यहाँ पे स्ट्रट देखने को मिलता है। सो स्ट्रट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कनेक्ट किससे कर रहे हैं, आप अगेन देखेंगे आपका एक प्रिंसिपल रैफ्टर है और प्रिंसिपल रैफ्टर के बाद ये ज्वाइन कर रहे हैं आपके फीट ऑफ जो आपके क्वीन पोस्ट है। सो एक स्ट्रट इधर और दूसरा पोर्शन आपका स्ट्रट का इधर हो जाएगा। जो आपके क्वीन पोस्ट हैं बेसिकली वो टेंशन मेंबर्स हैं, और जो दूसरे हैं अगर हम इस स्ट्रट की बात करें, सो ये स्ट्रट किस में होगा, ये आपका कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है। और जो इसके बाद दूसरा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रेनिंग सील यूज़ किया है। स्ट्रेनिंग सील जो प्रोवाइड किया जाता है वो आपके टाई बीम के साथ में प्रोवाइड किया जाता है। इनका पर्पस क्या है, बेसिकली ये करते क्या है, ये जो आपके थ्रस्ट हैं उनको काउंटरैक्ट करते हैं। जो यहाँ पे थ्रस्ट डेवलप होगा उसे काउंटरैक्ट करेंगे, और काउंटरैक्ट क्योंकि थ्रस्ट किसकी वजह से आ रहा होगा, ये स्ट्रट जो कि कंप्रेशन है, सो ये इसे इधर करेगा यहाँ से, और ये वाला पोर्शन इधर फोर्स करेगा, तो जहाँ पे थ्रस्ट डेवलप होगा सो उसे रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेनिंग सील प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेनिंग सील नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये सारा पोर्शन किधर आएगा, ये पोर्शन इधर मूव करना चाहेगा, ये पोर्शन इधर मूव करना चाहेगा, और आपका बाद में पूरा ट्रस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, और ये जो बेसिकली ट्रस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो स्पैन प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज़ अप टू रेंज बिटवीन 8 to 12 मीटर्स। सो ये आपका हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट क्यून पोस्टर्स। बाकी कुछ पोर्शंस अभी हमारे रह गए हैं और उसे हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।